अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इट इज़ द फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो ज़्यादातर केमिकल्स की बात ही होती है और हम इस दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा केमिकल के अंदर रह रहे हैं और घिरे हुए हैं। We all depend upon different living organisms like which require water, oxygen, carbon dioxide for their survival. जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल जो है वो तीन हिस्से जो है वो पानी पानी दुनिया में इतना ज़्यादा है, वो भी एक केमिकल ही है। तो वो हम उसमें वो पानी हमारी दुनिया के अंदर जितनी भी जानदार है उनके लिए वो पानी बहुत सख्त ज़रूरत है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है और हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे वो उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हमारे लिए वो ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो एक बहुत जो है ना एक बहुत अहम साइकिल है। टुडे इंडस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इन सर्विंग ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। वो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री का स्कोप है और ह्यूमैनिटी को वो सुबह शाम बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मदद कर रहा है उसकी, और उसको की खिदमत कर रही है जो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जी केमिस्ट्री की? फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंदर हम मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है उसको हम स्टडी करते हैं और कंपोजिशन ऑफ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर जो है हम कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव जो है उनके जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलके कंपाउंड बनते हैं या फिर उनके साथ जो और ग्रुप अटैच होके, लेकिन मेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन है और बाकी कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो साथ कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो भी हाइड्रोकार्बन में शामिल होते हैं। और उसके अलावा ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बाकी तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के अलावा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो आती हैं उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हैवी पैमाने के ऊपर जो हम लार्ज लेवल के ऊपर जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, साबुन हो गया, सीमेंट हो गया, दवाइयाँ हो गई, उसके अलावा जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, जो हम जिसको हम डालडा वगैरह कहते हैं, ये हो गया। ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में शामिल होती है। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं और ये एनर्जी या बाज़ात वेपनरी के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा बनाएं और उसके अंदर जो हमने जो हैज़र्ड्स हैं हमारे इंडस्ट्रियलिज्म के या और किसी चीज़ की वजह से उनको कैसे ख़त्म किया जाए, केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है। चाहे बेशक अगर हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके या केमिकल्स वगैरह को इस्तेमाल करके या इंडस्ट्री को इस्तेमाल करके माहौल को आलूदा करते हैं तो हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करके उस माहौल को ठीक भी कर सकते हैं। तो उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम उसको, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम एनालिसिस करते हैं चीज़ों के बारे में और फिर उसका डेटा कलेक्ट वगैरह करते हैं। तो आइए हम तफसीली ब्रांचेज़ को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। देखें जी, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को डिस्कस करेगा और जो भी फिजिकल चेंज आते हैं मैटर के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये फिजिकल स्टेट्स हैं। और ये फिजिकल स्टेट्स जो हैं किसी भी मैटर की उसी बाज़ कंडीशन के अंदर रहते हुए आती हैं। मिसाल के तौर पे पानी जो है वो लिक्विड फार्म में होता है, अगर हम इसको हीटअप करेंगे तो वो गैस फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब उसके जो यानी कि वो बॉयल हो जाएगा तो गैसेस फार्म में आ जाएगा, और अगर हम उसको ठंडा करें, फ्रीज़ करें तो वो सॉलिड फार्म में आ जाएगा। जैसे कि उसने आगे बताया भी कि द प्रॉपर्टी सच एज मैटर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके अंदर हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि भाई हाँ भाई इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे हुई हुई है, एंगल कैसे हैं, चेन कैसे बना हुआ है, कितने एटम्स हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं वगैरह वगैरह। फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, और बिहेवियर गैसेस का बिहेवियर क्या है जी भाई, हम अगर हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो उससे प्रेशर कितना बढ़ जाता है, मालिक्यूल की मूवमेंट कैसे होती है, ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरह बिहेवियर ऑफ गैसेस। और लिक्विड जो है वो किस तरह से बिहेव करता है भाई, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप पानी को ही देख लें, पानी के ऊपर जहाज़ चलते हैं, इस मैकेनिज़्म को भी जो है स्टडी करना एक फ़िज़िकल है, उसके अंदर सरफेस टेंशन वगैरह होती है इस तरह से। और सॉलिड को स्टडी करते हैं कि भाई हाँ भाई उनके ऊपर
टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, रेडिएशन ऑन मैटर एंड स्टडीज अदर अंडर दिस ब्रांच। और रेडिएशन भी जो है वो भी एक फ़िज़िकल चेंज ही है, जैसा कि हैवी मेटल्स के अंदर होता है, यूरेनियम हो गया, पोलोनियम या प्लूटोनियम हो गया वगैरह, इस तरह के जो हो गए हाई लेवल के जो ऊपर बड़े हैवी किस्म के जो मेटल्स हैं उनके अंदर रेडिएशन होती है, वो भी उससे भी फिज़िकल इफेक्ट होता है, गैमा रेज वगैरह निकलती हैं और उससे जो होता है जैसे कि चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं इस तरह से। ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम, अच्छा उन्होंने कोवलेंट कंपाउंड की बात क्यों की, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं और साथ में उनके देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि और कार्बन हाइड्रोजन के साथ और भी जो ग्रुप ला के वो बनते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी मिथाइल अल्कोहल हो गया या इथाइल अल्कोहल हो गया, जैसा कि CH3OH या CH3CH2OH हो गया, ये एक मिसाल है कि OH ग्रुप साथ ला गया। इस तरह और भी बहुत सारे हैं हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ऐसा है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्री। पहले ज़माने में ये तस्वर किया जाता था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, वो सिर्फ कुदरती तौर पे जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वही मौजूद हैं। जबकि फिर बाद में यूरिया की एक्सीडेंटली जब डिस्कवरी हुई तो फिर साइंटिस्ट को पता चला भाई कि हम हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। अब लाखों की तादाद में हाइड्रोकार्बन बनाया जाए, जिस तरह पॉलिस्टर हो गया, उसी तरह और भी बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह, ये वो उस तरह की चीज़ें हैं जो कि अब बनाई जा रही हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसिस कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाले केमिस्ट हैं, वो इनके जो कुदरती पाए जाने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी उनका स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो जो है वो करते हैं, स्टडी करते हैं और डिटरमाइन और बताते भी हैं कि भाई क्या है इनकी, और जो उसको सेंथाइज करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, उनको उनके साथ भी उनकी भी बताते हैं, उनके बारे में उनकी भी जो है वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को वो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की बात कर रहा है भाई, ये इसके अंदर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा मसनूआत है। एक तो ये है कि आप देखें जब हम क्रूड ऑयल लेते हैं, खाम तेल में से जो निकलती हैं, उसको पेट्रोलियम की मसनूआत कहते हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत क्या है, मिसाल के तौर पर हम क्रूड ऑयल लेते हैं, ब्लैक कलर का होता है, उसके अंदर जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो एक टावर के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले गैस निकलती है, मीथेन गैस CH4, फिर उसके बाद पेट्रोल निकलता है। अब हाई एक्टेन पेट्रोल निकलता है जिसके अंदर 8 का चेन होता है, उसके बाद नॉर्मल पेट्रोल निकलता है जिसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े चेन होते हैं, उसके बाद गैसोलीन, उससे भी बड़े बड़े चेन होते हैं, यानी कि जिसको हम उसके बाद डीजल निकलता है, डीजल के बाद फिर गैसोलीन आता है जो कि जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद बात करें तो टार, टार यानी कि जो जिसको हम रोडों पे बिछाते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है टार, वो निकलता है। तो इसी तरह एक पेट्रोलियम जो है मसनूआत में से कितनी एक पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसमें से, खाम तेल में से कितनी ज़्यादा पेट्रोलियम की मसनूआत निकलती हैं। और उसके अलावा पेट्रोलियम जेली जो मेडिसिनल है, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी के लिए पेट्रोलियम जेली, वो भी पेट्रोल से निकलती है। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हैं और पेट्रोकेमिकल भी इसी यही चीज़ें होगी जो कि हम ये जिस तरह पेट्रोलियम जेली होगी। तो जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो केमिस्ट जो होते हैं वो बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है उनको स्टडी करके और उनके लिए वो मेडिसिन बनाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सारा कुछ स्टडी करते हैं। और इन अब अगली ब्रांच जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वही वाली बात है कि भाई जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन और कार्बन और उसके डेरिवेटिव करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो ये भी आसान है कि भाई इसका ऑपोजिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑपोजिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम तमाम के तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड को स्टडी करते हैं, जबकि हाइड्रोजन और कार्बन और उसके डेरिवेटिव को नहीं करते। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास। वो कह रहा है कि ये इनऑर्गेनिक, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन और कार्बन और
उसके डेरिवेटिव्स बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तलक रखने वाले कंपाउंड तो उससे भी ज़्यादा बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसलिए उनका जो है हमारी केमिकल इंडस्ट्री में बड़ा उसका एस्पेक्ट है, इम्प्लीकेशन है उसकी काफ़ी ज़्यादा। जैसा कि गिलास जो है वो अब आ गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। सीमेंट की बात मैंने पहले की। सेरामिक्स एंड मेटलर्जी, सेरामिक्स एंड मेटलर्जी यानी कि इसके बारे में बता रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्राम ओर्स। इसके अंदर ये होता है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह जो होते हैं उनको हम ओर्स में से यानी कि ज़मीन में से उसमें से लेते हैं। जैसे अगर हम अगर हम इसको ले रहे हैं, आयरन को निकालते हैं तो आयरन रस्ट फॉर्म में होगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड होगा या फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में होगा। उसमें उसने पानी की होने की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से केमिकल रिएक्शन किया होगा और वो लाल कलर का जंग आलूद लोहा होगा। फिर उसको वो प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद उसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, तो पीछे खालस जो है वो हमारे पास आयरन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं, जिसमें हम ओर्स वगैरह यानी कि उनसे मेटल वगैरह निकालते हैं। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस तरह सोडियम के हैं, सोडियम को निकालते हैं, इस तरह पोटाशियम को निकालते हैं। जो भी उनके जो है वो ओर्स हैं उनमें से इम्प्योरिटीज़ को हम दूसरे एलिमेंट्स को अलग करके उसमें से हम खालस मेटल को निकालते हैं। आगे जो है जी बायोकेमिस्ट्री है। इन इन इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री का क्या है जी कि है इसके अंदर भी केमिस्ट्री है, सारा कुछ वही केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह में से जब मैदे में जाता है तो मैदे में जाके वो हज़म कैसे होता है, उसके अंदर भी एटम और मालिक्यूल्स यही चीज़ें पाई जाती हैं, और हम एटम और उस मालिक्यूल्स को उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और हमारी बॉडी भी एटम्स और मालिक्यूल से ही मिलके बनी है, मैटर से ही मिलके बनी है। तो वो सारा प्रोसेस जो है अगर हम उसको स्टडी करेंगे तभी जाके हम मेडिसिन और फूड इस तरह की बना सकते हैं जो हमें पता चलेगा भाई हमारे लिए फ़ायदेमंद है या उसका असर क्या है। तो इसलिए ये है जी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर जैसा मिसाल मैं देता हूँ कि अभी आप देखें कि हमारे स्टोमक के अंदर जब खाना जाता है तो वहाँ पे HCl स्टडी किया गया कि उसके अंदर HCl एसिड होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, और वो खाने को ब्रेक करने में मदद देता है। और एंजाइम्स यानी कि एंजाइम्स बायोलॉजी की ज़बान में हम कहते हैं एंजाइम्स, जबकि उसको केमिस्ट्री की ज़बान में उसको एंजाइम्स को कैटलिस्ट कहेंगे। कैटलिस्ट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस को फास्ट करता है। तो इसीलिए अगर हमारे मैदे के अंदर अगर एंजाइम्स ना हो, कैटलिस्ट ना पाए जाते हों जो कि केमिकल हैं, तो हमारा खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, पता नहीं कितने साल लगा के वो हज़म हो। तो ये इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर उसके अलावा हमारा सांस लेने का जो अमल है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। फिर उसके बाद वो ब्लड ऑब्ज़ार्व करता है, जो ब्लड के रेड सेल्स जो ऑब्ज़ार्व करते हैं वो आयरन को ऑब्ज़ार्व कर पाते हैं, तो फिर हीमोग्लोबिन बनता है। इस तरह से हम उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। और फिर उसके अलावा देखा जाए तो हमारी जिस्म के अंदर अगर हम मिसाल के तौर पे जिस तरह ये विटामिन डी का प्रोसेस है, विटामिन डी का प्रोसेस जो है वो उसका भी एक फार्मूला है, उसका भी एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के ऊपर, जो है वो फोटॉन्स पड़ते हैं या लाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट्स या दूसरी जो भी लाइट्स पड़ती हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद हम विटामिन डी ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इनफ एटम विटामिन डी है तो तब हम जाके हमारी बोन्स जो है वो कैल्शियम को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जानदारों के अंदर जितने भी प्रोसेस हैं उनको, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सिंथेसिस का मतलब है बनाना। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम जो फूड है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फिर सिंथेसिस हो रहा है यानी कि बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बन रहे हैं क्योंकि टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं। फिर उसके अलावा सेल्स बन रहे हैं। उसके अलावा देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बन रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सिंथेसाइज हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको स्टडी करते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म यानी कि जो फिर वही मेटाबॉलिज्म, एक तो हो गया कि आउटपुट यानी कि सिंथेसिस ऑफ मालिक्यूल्स, जैसा कि हमारे टिश्यूज़ हो गए, हमारे सेल्स हो गए, और हमारी बॉडी के पार्ट्स, बोन वगैरह, ये वो चीज़ें। और जबकि मेटाबॉलिज्म है वो तमाम के तमाम केमिकल को ऑब्ज़र्व करने वाला प्रोसेस है। एक आउटपुट है और एक इनपुट है। मेटाबॉलिज्म बायोमोलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन एंड फैट्स
इन मेटाबॉलिज्म में ये शामिल होते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, या प्रोटीन को ऑब्ज़र्व करते हैं, या फैट्स वगैरह को जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे लो डेंसिटी लिमोकाइड और हाई डेंसिटी लिमोकाइड, अच्छे फैट्स और गुड फैट और बैड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सारे सारे मालिक्यूल्स हैं और कंपाउंड्स हैं। उन सब को जो अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म, हम उसको स्टडी करते हैं, और उनसे जो फिर प्रोडक्ट बनती है यानी कि हमारे टिश्यूज़ और मालिक्यूल्स वगैरह, जो हमारे सेल्स वगैरह बनते हैं, ये सब तमाम चीज़ें सिंथेसिस हो रही होती हैं। प्रोटीन, अच्छा, बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when the scientists began to study how living things obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease। तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग ब्रांच उस वक्त बनी कि जब साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने स्टडी करना शुरू किया कि भाई कैसे इंसान जो है वो खाने से खुराक हासिल करता है और ऑब्ज़र्व करता है अपनी बॉडी के अंदर, और कैसे इंसान की जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं जबकि उसको कोई बीमारी होती है। मिसाल के तौर पे हीट का बढ़ जाना, उसके अलावा क्या कहते हैं इसको, जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कैंसर की मिसाल लें, तो कैंसर के अंदर जो होता है हमारा जो सेल होता है वो एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जिसको हम कहते हैं जी, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलेग्नेंट ट्यूमर। ये होता है जी कि उसके अंदर जो डिवीजन हो रही होती है सेल्स की, उसका जो आरएनए और डीएनए जो होता है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है, यानी कि वो उसके उसके फर्दर और सेल बन रहे होते हैं, वो मैंने कॉपी कर रहा होता है अपने आप को, जबकि वो करप्टेड फॉर्म में होता है। यानी कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें जो है उनका अरेंजमेंट अगर ख़राब हो जाए तो वो कैंसर हो सकता है उसको, बंदे को, तो वो फिर उसकी डिवीजन शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है ऐसा बीमारी के अंदर जो एक केमिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर, और उसको फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम जो है कीमियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इम्यून को बूस्ट करता है, और वो जो होते हैं कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ द फील्ड ऑफ मेडिसन सबसे पहले आता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर, फूड साइंस से मुराद होगी जैसे कि हम ये देखते हैं हमारा सिंथेसाइज केमिकल बेवरेजेस, मिसाल के तौर पे बिग एप्पल हो गया, फिर उसके अलावा ये कोका कोला हो गई, उसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें, ये सब जो है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस केमिकल्स हैं, ना कि ये एक नेचुरल जो है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल बेवरेजेस हैं या नेचुरल जूसेस हैं। ये नेचुरल जूसेस नहीं है बल्कि ये सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में प्रोड्यूस की गई फूड है। और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, जरासीम, कीड़े मारा दवाइयात हो गई, और उसके अलावा जड़ी बूटियाँ मारने वाली जो अद्वियात होगी वो उसमें आ जाता है एग्रीकल्चर में। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात आती है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ, और एक और बात बतानी थी कि एग्रीकल्चर के अंदर जो हो गया, बीज को भी स्टडी किया जाता है। बीज के अंदर उसका भी डीएनए और आरएनए को स्टडी किया जाता है। फिर उसके अलावा उसकी हाइब्रिड बनाई जाती है, हाइब्रिडेशन की जाती है। मिसाल के तौर पे दो बीज को मिला के एक अच्छा बीज बनाया जाता है, जैसे कि हमारे मुल्क में कीनू बनता है, कीनू को स्टडी किया गया हमारे मुल्क के अंदर, और वो माल्टा और संतरे को मिला के उन्होंने कीनू बनाया। तो ये भी एग्रीकल्चर में आ जाता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात की जाए तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हम केमिकल जितने भी कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको बताया सीमेंट हो गया, ICL हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे केमिकल, यहाँ तक कि क्लोरोफार्म हो गया जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाती थी पहले, और आजकल जो है बेहोशी की दवाइयाँ जो हो गई वो हो गई। फिर उसके अलावा और जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन से तल्लुक़ रखने वाले हैं या चाहे वो चमड़े के लेदर इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाले हों, सीमेंट इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाले हों, या फिर ये फूड इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाले हों, जितने भी केमिकल्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं और कमर्शियल स्केल पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनको बनाती हैं और फिर उसके बाद सेल करती हैं लार्ज अमाउंट में, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है कि वो इंडस्ट्री में सारा कुछ करती है। इट इज़ विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल सच एज ऑक्सीजन भी यानी कि केमिकली प्रोड्यूस की जाती है। क्लोरीन वही बात होगी
कि क्लोरोफार्म के अंदर क्लोरीन भी होती है। अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया जो है वो खाद के अंदर इस्तेमाल होती है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, जो कि साबुन की प्रिपरेशन की, किसी हर तरह के साबुन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। फिर निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो हो गए, वो भी बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। हम आगे स्टडी करेंगे कि उनके क्या क्या कंपाउंड्स हैं जो कि हम जो है ना अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दीज केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइजर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अमोनिया जो है फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होती है। सोप के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेक्सटाइल उसके अंदर भी कुछ इस तरह केमिकल इस्तेमाल होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर मैंने बता दिया जिस तरह हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स हैं वो हो गए। पेंट एंड पेपर, पेंट एंड पेपर जो हो गया, पेपर के अंदर पेपर को बनाने में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, पेंट के अंदर केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं, इस तरह चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सब की सब इतनी इसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो केमिकल इंडस्ट्री, और यहाँ तक कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट भी इंडस्ट्रियाँ ही बनाती हैं। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं, और हमारी डेली लाइफ में ये पेंट वगैरह हो गया दीवारों के ऊपर, उसके अलावा ग्लास हो गया, ये सारी चीज़ें देखें, ये हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनाती हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बारी आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से तल्लक रखने वाली चीज़ है। और मैटर का या एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसको जो इसका तल्लक जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज़्यादा स्टडी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अगर आप फिशन रिएक्शन को ही ले लें, जिसको रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, इसमें यह कि जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है, यूरेनियम के ऊपर ले लें या प्लूटोनियम के ऊपर ले लें, जब हम उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल है, उसको ना तो प्रोटॉन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो हैवी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जब हम एटम के ऊपर मारते हैं तो वो एटम को चीरता हुआ चला जाता है, उसको दो टुकड़े कर देता है, जिसको फिशन रिएक्शन कहते हैं, या आप जिसको एटम बम के अंदर भी इस्तेमाल होता है, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन। और इसी तरह दो स्मॉल एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करके फिशन रिएक्शन से, एक्चुअली जब आप फ्यूजन रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक फिशन रिएक्शन के यानी कि एटॉमिक रिएक्शन के एक की जितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए एटम बम के अंदर पहले फिशन रिएक्शन होता है जिससे एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और उसके बाद दो जो है एटम जो है वो मिलते हैं फ्यूजन रिएक्शन के अंदर, तो वो एटम बम बनता है। तो इस तरह वो न्यूक्लियस का ही है कि न्यूक्लियस का टूटना यानी कि एक एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उनका डिवाइड हो जाना फिशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूक्लियस का टूटना और न्यूक्लियस का जुड़ना, दो छोटे एटम्स के न्यूक्लियस को मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाना फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के साथ हो रहा है, और फिर हम उसकी वजह से जो रेडिएशन हो रही होती है, रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है, उसको कंट्रोल, जैसे कि हम बिजली पैदा करते हैं तो बिजली उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं, उसके अंदर कॉपर रॉड लगाए हुए होते हैं ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले, और साथ में कंट्रोल कंडीशन के अंदर उसका प्रोसेस चलता रहे और हम बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह रेडियो एक्टिविटी और भी बहुत सारे यूजेस हैं, इवन के मेडिकल यूजेस भी हैं इनके, और उसके अलावा बाकी एनर्जी से रिलेटेड है, उसके अलावा वेपनरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जो भी न्यूक्लियस के प्रोसेस, जैसे मैंने कि आपको दो प्रोसेस बता दें, फिशन और फ्यूजन की रिएक्शन, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ या और फिशन और फ्यूजन का असर क्या होगा, उसमें से रेडिएशन निकलेगी, उसमें से हीट निकलेगी, उसमें लाइट निकलेगी, उसमें एक किस्म की टॉक्सिक किस्म की चीज़ निकलेगी जो कि नियर बाय जितने भी एटम्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगी। तो ये सारे असरात हम इसमें पढ़ते हैं। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इज यूजेज इन डेली लाइफ। और एटॉमिक एनर्जी को हम कैसे हम डेली लाइफ, न्यूक्लियर एनर्जी देखा जाए तो हम मेडिसन में भी इस्तेमाल करते हैं, उस तरह नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर भी हम इसको जब हम वो बात करें तो उस तरह इस्तेमाल होता है। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल्स इफेक्ट रिजल्टिंग फ्राम द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स। देखा मैंने अभी पहले जो आपको बताया कि इसके अंदर ये भी स्टडी करते हैं कि जो रेडिएशन किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है तो वो उसका जो असर एनिमल्स की, प्लांट और अदर मटेरियल के ऊपर जो होता है या इंसानों के ऊपर जो होता है, उसका जो इफेक्ट जो होता है उसको भी स्टडी किया जाता है। तो वो भी इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। इट हैज़ वास्ट एम्प्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियोथेरेपी से मिसाल के तौर पे अगर कैंसर सेल्स को बाज़ वो डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर,
और एज फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो कि मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वही मैंने कहा कंट्रोल कॉपर रोड इस्तेमाल करके वो एक बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट जो है वाटर अब्जॉर्ब करता है, वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होता है, स्टीम के बाद स्टीम जो होती है वो टरबाइन को चलाती है। जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे, उसे बिजली चलाने की बात करेंगे, तो उसमें बेसिकली वो पुराना स्टीम जो इंजन था ट्रेनों में इस्तेमाल, वो स्टीम इफेक्ट हो रहा होता है। जबकि न्यूक्लियर इस रेडिएशन की वजह से बिजली पैदा नहीं होती, जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हीट पैदा होती है और वो वाटर को बॉयल करती है और उससे फिर टरबाइन चलती है स्टीम से, स्टीम के प्रेशर की वजह से टरबाइन चलती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का प्रोसेस हम शायद आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है जी, हमारा उसमें इकोसिस्टम आ जाता है, हमारा उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस और बाकी तमाम गैसेस की प्रेजेंस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में उसको, जैसा कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर इन्होंने स्टडी किया साइंटिस्ट ने कि भाई 79% हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। अब आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि नाइट्रोजन जो है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 79% पाई जाती है और 19% सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है, और बाकी रह गया 1%। उस 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन हो गई और दूसरी तीसरी काफ़ी सारी गैसेज हो गई। ये सारी की सारी बाकी सारी गैसेज तकरीबन 1% पाई जाती हैं। 19% ऑक्सीजन है और 79% जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन क्योंकि अनरिएक्टिव गैस है, उसका जो है वो रिएक्ट नहीं करती इतनी आसानी से, इसलिए वो हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है और हमें एक ख़ास किस्म का एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम इसमें सांस ले पाते हैं। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो हम सांस ना ले पाएंगे। जैसा कि किसी बीमार आदमी को जाता है, उसके अंदर का प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी जो नाली जो होती है उसकी बंद होने की वजह से या किसी और वजह से। Environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology and soil and water। कोई बता रहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो अदर ब्रांचेस से भी तल्लुक़ रखती है, जैसा कि बायोलॉजी। अब जब हम एनवायरनमेंट के अंदर बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे होंगे तो वो एनवायरनमेंट का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा। फिर जियोलॉजी से मुराद ये कि हम जो ज़मीन से तल्लुक़ रखने वाली चीज़ों को स्टडी करेंगे तो उसका तल्लुक़ जियोलॉजी से। इकोलॉजी की बात करें तो यही है कि ये फूड चेन हो गया, उसके अलावा फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होगी। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें ये कि खाना पीने की जो है वो हमारे पास रिसोर्सेज हो गए, ये वो चीज़ होगी। सॉयल एंड वाटर, जब हम इसको मट्टी और पानी को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो ये एनवायरनमेंट में आता है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो वही बात है कि जब जो प्रोसेस अगर हम उनको जानेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे एक मुल्क है यूरोप के अंदर जिसके अंदर एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन कैसे होती है जी, अब उसमें ये होता है कि इंग्लैंड के अंदर जो चिमनीज़ हैं, इंडस्ट्रियल चिमनीज़ हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है, गैस हवा में जाती है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो गैस जो है हवा के ज़रिए से दूसरे मुल्क में चली जाती है, उधर चली जाती है और वहाँ पे जाके फिर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। SO2 के 2 मालिक्यूल मिलते हैं, SO4 बनाते हैं, H2SO4 बन जाता है और वो पानी में बबल्स या ड्रॉपलेट के ज़रिए से वहाँ पे जब बरसता है तो वो उनके जो दरख्तों की जो टॉप हैं वो सारे के सारे जल जाते हैं। तो वो उन्होंने दिखाया भी है कि भाई ये एसिड रेन का हमारा बड़ा मसला है। बरतानिया को चाहिए कि वो चिमनीज़ के अंदर जो है वो SO2 की एब्जॉर्प्शन का सिस्टम करें, लेकिन वो उन्होंने अब तक किया नहीं है। तो वो यही बात है कि पोल्यूशन इस तरह, फिर जब कार्बन निकलता है चिमनी के अंदर से तो वो मेटालिक जो मैग्नेटाइज्ड प्लेट लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है वो उन प्लेट्स के ऊपर जो होता है वो जज्ब हो जाता है, उनके ऊपर अब्जॉर्ब हो जाता है और इस वजह से जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम जाती है।
तो अगर हम किसी केमिकल प्रोसेस को जान लें कि वो किस तरह से टेक ओवर करता है, किस तरह से वो प्रोसेस चलता है, तो हम उसके से रिलेटेड जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या उसके जितने भी फ़ायदे हैं हम उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन यानी कि हम प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कैसे हम डिस्पोज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक को बदल के हम कागज़ के जो हैं वो बैग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस तरह के ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, क्लोरोफ्लोर, उसको कैसे हम जो है वो तल्फ़ कर सकते हैं, या और बाकी जितने केमिकल्स हैं। मरकरी होगी, मरकरी से जो है वो हमारा जो पानी और लैंड जो है वो जो हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, हम उसको कैसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम के अंदर जो हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो वो भी एक किस्म का एनालिटिकल केमिस्ट्री हम उसको कह सकते हैं। अदरवाइज इसमें ये है कि जब हम किसी एक सैंपल को लेते हैं, किसी मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक कोई हमने फूल ले लिया, या हमने कोई फल ले लिया, या हमने कोई दवाई के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोठ पाई जाती है, एक दवाई है ख़ास किस्म की, उसको ले लिया, या कोई और इस तरह की मशरूम किसी को ले लिया, फिर हम उसको लेते हैं और उसके बाद उसको हम उसको सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और फिर हम उसमें से देखते हैं कि वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है। मिसाल के तौर पे अगर एक मशरूम है, वो किन कंपोनेंट से बना है, अगर हम फाइंड करते हैं कि भाई उसके अंदर कार्बन जो है इतने मकदार में है, सोडियम इतने मकदार में है, ये केमिकल है, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, या हाइड्रोकार्बन से की प्रोडक्ट है, या इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, या इसके अंदर अमोनिया पाई जाती है। इस तरह हम जो है वो किसी सैंपल को लेते हैं, फिर हम उसके अंदर उसके एलिमेंट्स या उसके अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं या मालिक्यूल पाए जाते हैं, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तभी हम जाके उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स निकाल के हम रॉ मटेरियल लेते हैं, या फिर हम उसमें से मेडिसिन बनाते हैं, या फिर हम इस तरह बाकी चीज़ें बनाते हैं। अगर हमें पता होगा कि उसके अंदर कौन से कंपोनेंट हैं और वो किन किन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, या हमारी बॉडी में उनका क्या असर होगा, तो वो सारा का सारा एनालिसिस जो होता है वो इस तरह सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर होता है। द सेपरेशन इज़ carried out prior to qualitative and quantitative analysis। वो कह रहा है जी कि सेपरेशन जो होता है उसके कंपोनेंट को, सेपरेशन जब हम किसी सैंपल को लेते हैं तो उसके हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, बाद में जाके हम क्वालिटेटिव यानी कि उसकी क्वालिटी और फिर उसकी क्वांटिटी को फिर का पता लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम जो होता है आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन से कंपोजिशन है, कौन कौन सी केमिकल है, स्पीशीज़ कौन सी है, क्वांटिटी क्या कह रहा है भाई, कंपोजिशन एंड केमिकल स्पीशीज़, और कौन सी केमिकल से उसका ताल्लुक है, वो एसिड से उसका ताल्लुक है, बेस से ताल्लुक है, या साल्ट से ताल्लुक है, ये हम बता सकते हैं केमिकल स्पीशी कौन सी है सब्सटेंस की। और फिर उसकी कंपोजिशन बता सकते हैं भाई उसका केमिकल फार्मूला क्या है, उसका उसका जो है वो फिर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन वो करता है। On the other hand, quantitative analysis determines the amount of component present in the sample। और जबकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बताते हैं भाई कि कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 5 हाइड्रोजन के एटम हैं, 3 हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, नाइट्रोजन के कितने एटम है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ जो है उसके अंदर कंपोनेंट जो है उसके अंदर जो है सैंपल के अंदर हम उसको पता लगाते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। हेंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एनालिसिस एज स्टडी। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्निक इस्तेमाल होती है और डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आलात इस्तेमाल होते हैं। बीकर हो गया, कोनिकल फ्लास्क वगैरह, एक मतलब लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर, फिर इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी स्टडी वगैरह वो करते ही हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट किस्म के केमिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, इसमें फूड वगैरह हो गई, जैसे मैंने आपको मशरूम की मिसाल ली। फिर इसी तरह और भी बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके ऊपर प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। पानी हो गया, फिर पानी को स्टडी करने के लिए उसके अंदर क्या क्या, मिसाल को नॉर्मल अगर हम समंदर का पानी देखें तो उसके अंदर बेशुमार किस्म के साल्ट्स हैं, टॉक्सिन हैं और बाकी चीज़ें। या अगर आप हमारा दरिया का पानी ले लें या किसी नदी नाले का पानी ले लें, उसके अंदर भी जब वो स्टडी करते रहते हैं कि भाई कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन से टॉक्सिन हैं इसके अंदर पाए जाने वाले, क्या ये पीने के काबिल है या क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस, और फिर एनवायरनमेंट के अंदर जो होता है, और फिर क्लिनिकल की बात की जाए तो यही मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें हो गई
कि हम उसका एनालिसिस चीज़ों यानी कि हमारी मेडिसिन में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उनको उनके हम सैंपल लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई मेडिसिन के लिए कोई फूल ले लिया, फूल की मेडिसिन बन गई, किसी फल की मेडिसिन बन गई, किसी मशरूम की मेडिसिन बन गई, तो फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं या कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और कितनी उसकी तादाद है। इस तरह एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, फिर हम उसको भी स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो आगे जो है जी, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक डेफिनेशंस है। हम ये सारी की सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हम जो ये इन्होंने दिया है कि टेस्ट योर सेल्फ, ये इसको भी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या क्या पूछा है। और बाकी बेसिक डेफिनेशन हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है, और इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और बेल का बटन भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।